नमस्कार दोस्तों। आज हम राजनीतिक शास्त्र में क्लास 11 के अध्याय दूसरे यानी स्वतंत्रता के बारे में पढ़ेंगे। उसके स्वतंत्रता के परिचय के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो मानव इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब अधिक शक्तिशाली समूहों से कुछ लोगों या समुदाय का शोषण किया समुदायों का शोषण किया गया, इन्हें गुलाम बनाया, उन्हें अपने आधिपत्य में ले लिया गया। लेकिन इतिहास में हमें ऐसे वर्चस्व के खिलाफ शानदार संघर्षों के प्रेरणादायी उदाहरण भी देते हैं। यह स्वतंत्रता क्या है, इसके लिए लोग अपना जीवन देने तक के लिए तैयार रहे हैं। सार रूप में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष लोगों की एक आकांक्षा को दिखाता है कि वे अपने जीवन और नियति का नियंत्रण स्वयं करें और अपनी इच्छाओं और गतिविधियों को आज़ादी से व्यक्त करने का अवसर बना रहे हैं। न केवल व्यक्ति वरन समाज भी अपनी स्वतंत्रता को महत्व देते हैं और चाहते हैं कि उनकी सांस्कृतिक और भविष्य की रक्षा हो। लोगों के विविध हितों और आकांक्षाओं को देखते हुए किसी भी सामाजिक जीवन को कुछ नियमों और कानूनों की ज़रूरत होती है। हो सकता है कि इन नियमों के लिए ज़रूरी हो कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की कुछ सीमाएं तय की जाए, लेकिन यह माना जाता है कि ये सीमाएं हमें असुरक्षा से मुक्त करती हैं और ऐसी स्थितियां प्रदान करती हैं जिनमें हम अपना विकास कर सकें। राजनीतिक सिद्धांतों में स्वतंत्रता के बारे में अधिकतर चर्चा ऐसे नियमों को विकसित करने पर केंद्रित रही है जो सामाजिक रूप से आवश्यक सीमाओं और बाकी प्रतिबंधों के बीच अंतर स्पष्ट करती है। इन पर भी वाद विवाद रहा है कि स्वतंत्रता की क्या सीमाएं होनी चाहिए, जिसके फलस्वरूप किसी समाज की आर्थिक और सामाजिक संरचनाएं प्रभावित होती हैं। इस अध्याय में कुछ ऐसे ही चर्चा पे नज़र डालेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे व्यक्ति और समाज दोनों के लिए स्वतंत्रता के महत्व को समझेंगे। स्वतंत्रता के सकारात्मक और नकारात्मक आयामों के अंतर की व्याख्या करेंगे और यह समझ पाएंगे कि हानि सिद्धांत का क्या मतलब होता है। स्वतंत्रता का आदर्श। इस सवालों के जवाब देने से पहले हम यह क्षण के लिए रुकें और कुछ विचार करें। 20वीं शताब्दी के एक महानतम व्यक्ति नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का शीर्ष लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा के बारे में है। इस पुस्तक में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के रंगभेदी शासक के खिलाफ अपने व्यक्तिगत संघर्ष, गोरे लोगों के शासन की अलगाववादी नीतियों के खिलाफ लोगों के प्रतिरोध और दक्षिण अफ्रीका के काले लोगों को द्वारा झेले गए अपमान, कठिनाइयों और पुलिस अत्याचारों के बारे में बातें की। इन अलगाववादी नीतियों में एक शहर में घेराबंदी किए जाने और देश में मुक्त आवागमन पर रोक लगाने से लेकर विवाह करने से मुक्त चयन तक पर प्रतिबंध लगाना शामिल है। सामूहिक रूप से इन सभी प्रतिबंधों को नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाली रंगभेदी सरकारों ने जबरदस्ती लागू किया था। मंडेला और उनके साथियों के लिए इन्हीं अन्यायपूर्ण प्रतिबंधों और स्वतंत्रता के रास्ते को बाधाओं को दूर करने का संघर्ष लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा था। विशेष बात यह है कि मंडेला का संघर्ष केवल काले या गोरे लोगों में ही नहीं वरन श्वेत लोगों के लिए भी था। इसी स्वतंत्रता के लिए मंडेला ने अपने जीवन के 28 वर्ष जेल की कोठरियों में के अंधेरों में बिताए। कल्पना कीजिए कि अपने यौवन को किसी आदर्श के लिए होम कर देना, अपने दोस्तों के साथ बातचीत करने अपने प्रिय खेल मंडेला बॉक्सिंग पसंद करते थे, खेलने अपने पसंद के कपड़े पहनने, अपना प्रिय संगीत सुनने जैसे आनंदों को छोड़ देना और
और आनंदों को छोड़ देना और जीवन के अंग रहे उत्सवों का त्याग कर देने का क्या मतलब होता है। कल्पना कीजिए कि आपने यह सब छोड़ दिया है क्योंकि आपने अपने लोगों की आज़ादी के लिए अभियान चला रहे हैं। आपने एकांकी कोठरी में बंद रहना चुना है और आपको यह भी नहीं पता कि जेल से कब छोड़ा जाएगा। स्वतंत्रता के लिए मंडेला ने व्यक्तिगत रूपों से बहुत से भारी कीमत चुकाई। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष से जुड़ा एक और मामला देखते हैं। आग सान सू की के लिए गांधी जी ने अहिंसा के विचार प्रेरणा स्रोत रहे। सू की को म्यांमार में उनके घर पर नज़रबंद करके रखा गया था। सू की अपने बच्चों से अलग है, यहाँ तक कि जब उनके पति कैंसर के कारण मौत से जूझ रहे थे तब भी सू की को उनके मिलने को नहीं दिया गया। सैनिक शासकों को डर था कि यदि वह अपने पति से मिलने इंग्लैंड गई तो उसे वापस म्यांमार लाना संभव नहीं होगा। आंग सान सू की अपनी आज़ादी को अपने देश के लोगों की आज़ादी से जोड़कर देखती थी। उसकी पुस्तक का शीर्षक फ्रीडम फ्रॉम फियर यानी भय से मुक्ति है। वह कहती हैं, मेरी एक वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति है। भय से मुक्त हुए बिना अपना गरिमापूर्ण मानवीय जीवन नहीं जी सकते। एक गहरे विचार हैं जो हमें एक क्षण रुकने और अपने निहितार्थ समझने की मांग करते हैं। सू की का कहना है कि हमें ना तो बाकी लोगों के विचारों से और ना ही सत्ता के व्यवहारों से डरना चाहिए। हम जो करना चाहते हैं उनके बारे में समाज के लोगों की प्रतिक्रियाओं, साथ के लोगों के मजाक उड़ाने से ही अपने अथवा मन के भय से नहीं डरना चाहिए। इसके बाद भी हम अक्सर भय का प्रदर्शन करते हैं। आग सान सू की के अनुसार गरिमापूर्ण मानवीय जीवन जीने के लिए जरूरी है कि हम भय पर विजय पाएं। आंग सान सू की और नेल्सन मंडेला की इन दो पुस्तकों में हम स्वतंत्रता के आदर्श की शक्ति देख सकते हैं। यदि आदर्श हमारे राष्ट्रीय संघर्ष और ब्रिटिश, फ्रांसीसी तथा पुर्तगाली उपनिवेशवाद के खिलाफ एशिया अफ्रीका के लोगों के संघर्ष के केंद्र में था। नेक्स्ट देखते हैं हम स्वतंत्रता क्या है। स्वतंत्रता क्या है? आपके मन में विचार आता होगा कि स्वतंत्रता क्या है। इस प्रश्न का एक सीधा सपाट उत्तर यह है कि व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। इस परिभाषा के हिसाब से यदि किसी व्यक्ति पर बाहरी नियंत्रण या दबाव ना हो और वह बिना किसी पर निर्भर हुए निर्णय ले सके तथा स्वतः तरीके से व्यवहार कर सके तो वह व्यक्ति स्वतंत्र माना जा सकता है। हालांकि प्रतिबंधों का न होना स्वतंत्रता का केवल एक पहलू है। स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना और उसके अंदर की संभावनाओं को विकसित करना भी है। इस अर्थ में स्वतंत्रता वह स्थिति है जिनमें लोग अपनी रचनात्मक क्षमताओं का विकास कर सके। बाहरी प्रतिबंधों का अभाव ऐसी स्थितियों का होना जिनमें लोग अपनी प्रतिभाओं का विकास कर सके। स्वतंत्रता के ये दोनों ही पहलू महत्वपूर्ण हैं। एक स्वतंत्र समाज वह होगा जो अपने सदस्यों को न्यूनतम सामाजिक अवरोधों के साथ अपनी संभावनाओं के विकास में समर्थ बनाएगा। स्वराज्य भारतीय राजनीतिक विचारों में स्वतंत्रता की समानार्थी अवधारणा है राजस्व का अर्थ यानी स्व का शासन भी हो सकता है और स्व के ऊपर शासन भी हो सकता है। भारत के स्वतंत्र संघर्ष के संदर्भ में स्वराज राजनीतिक और संवैधानिक स्तर पर स्वतंत्रता की मांग है।
और सामाजिक और सामूहिक स्तर पर यह एक मूल्य है। इसलिए स्वराज स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण नारा बन गया है, जिसके तिलक के प्रसिद्ध कथक स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा को प्रेरित किया। राजसो का आशय अपने ऊपर अपना राज भी है। राजसो को यही समझ गांधी के हिंद स्वराज में प्रकट हुई। हिंद स्वराज के शब्दों में जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज है। राजस्व केवल स्वतंत्रता नहीं, ऐसी संस्थाओं से मुक्ति भी है जो मनुष्य को उसी मनुष्यता से वंचित करती है। राजस्व में मानव को यंत्रवत बनाने वाली संस्थाओं से मुक्ति पाना निहित है। साथ ही राजस्व आत्मसम्मान, दायित्वबोध और आत्म साक्षरता को पाना भी शामिल है। राजस्व को पाने की परियोजना से सच्चे स्व और उसके समाज समुदाय रिश्तों को समझना महत्वपूर्ण है। गांधी जी का मानना था कि स्वराज्य के फलस्वरूप होने वाले बदलाव न्याय के सिद्धांत को निर्देशित होकर व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरह की संभावनाओं को अवमुक्ति करेंगे। कहना ना होगा कि राजस्व की ऐसी समझ 21वीं सदी में उतनी ही प्रशंसित जितनी 1909 में गांधी जी के हिंद स्वराज्य लिखते समय की थी। समाज में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हर किस्म की सीमाओं और प्रतिबंधों की पूर्ण अनुपस्थिति की उम्मीद नहीं कर सकता। ऐसे में यह तय करना जरूरी हो जाता है कि कौन से सामाजिक प्रतिबंध नियोजित और कौन से नहीं, किंतु किस को स्वीकार किया जा सकता है और किसको हटाया जाना चाहिए। व्यक्ति और समाज के बीच बने केंद्रीय संबंधों को समझकर ही यह जाना जाता है कि कौन से सामाजिक प्रतिबंध जरूरी हैं। यहाँ समाज का अनुपस्थिति की उम्मीद नहीं तय कर सकता। ऐसे में क्या तय करना जरूरी हो जाता है, कौन से सामाजिक प्रतिबंध नियोजित और कौन से नहीं, किसको स्वीकार किया जाए और किसको हटाया जाए। व्यक्ति समाज के बीच बने केंद्रीय संबंधों को समझकर ही यह जाना जा सकता है कि कौन से सामाजिक प्रतिबंध जरूरी हैं। यहाँ समाज का अर्थ समूह यानी समुदाय, राज्य भी हो सकता है जिसके भीतर व्यक्ति मौजूद होता है। मतलब यह है कि हमें व्यक्ति और समाज के बीच के रिश्तों की पड़ताल करने की ज़रूरत है। यह देखना भी जरूरी होगा कि समाज का कौन सा लक्षण व्यक्ति को चयन, निर्णय या काम करने की स्वतंत्रता देता है और कौन सा नहीं। हमें यह तय करने की ज़रूरत है कि कौन सा लक्षण वंचित है और कौन सा नहीं, किस लक्षण को दूर किया जाना चाहिए और किसको नहीं। हमें यह भी देखने की आवश्यकता होगी कि जो सिद्धांत हमने तय करने में इस्तेमाल किया कि कौन सा प्रतिबंध जरूरी है, क्या उस सिद्धांत को व्यक्तिगत और सामूहिक तथा राष्ट्र के बीच के संबंधों पर लागू कर सकते हैं। अभी तक हमने स्वतंत्रता के प्रतिबंधों के अभाव के रूप में परिभाषित किया। स्वतंत्र होने का अर्थ उन सामाजिक प्रतिबंधों को कम से कमतर करना है जो हमारी स्वतंत्रता पूर्ण चयन करने की क्षमता पर रोक टोक लगाए। हालांकि यह स्वतंत्रता का केवल एक पहलू है। दूसरे शब्दों में स्वतंत्रता का एक सकारात्मक पहलू भी है। स्वतंत्रता होने के लिए समाज उन बातों को विस्तार देना चाहिए, यानी समाज को उन बातों पर विस्तार देना चाहिए जिससे व्यक्ति, समुदाय या राष्ट्र अपने भाग्य, दिशा और स्वरूप का निर्धारण करने में समर्थ हो सके। इस अर्थ भाग्य और स्वरूप का निर्धारण करने में समर्थ हो। इस अर्थ में स्वतंत्र व्यक्ति की रचनाशीलता और संवेदनशीलता और क्षमताओं के भरपूर विकास को बढ़ावा देती है। यह विकास खेल, विज्ञान, कला, संगीत और अन्वेषण जैसे किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। स्वतंत्र समाज वह होता है जिनमें व्यक्ति अपने हित संवर्धन न्यूनतम प्रतिबंधों के बीच
करने में समर्थ हो। स्वतंत्रता को इसलिए बहुमूल्य माना जाता है क्योंकि इससे हमें निर्णय और चयन कर पाते हैं। स्वतंत्रता के कारण व्यक्ति अपने विवेक और निर्णय की शक्ति का प्रयोग कर पाते हैं। यहाँ हम देखते हैं वाद विवाद और संवाद। लड़के और लड़कियों को यह तय करने की आज़ादी होनी चाहिए कि वे किससे शादी करें। इस मामले में अभिभावकों को कुछ नहीं कहना चाहिए। तो हमारी स्वतंत्रता शादी के लिए भी होती है। प्रतिबंधों के स्रोत। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध प्रभुत्व और बाहरी नियंत्रण से लग सकते हैं। यह प्रतिबंध बलपूर्वक या सरकार द्वारा ऐसे कानून की मदद लगाए जा सकते हैं जो शासकों की ताकत का प्रतिनिधित्व करें। ऐसे प्रतिबंध उपनिवेशवादी शासकों ने यह दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की व्यवस्था न लगाए। भारत की कोई ना कोई ज़रूरत हो सकती है, लेकिन सरकार लोकतांत्रिक हो तो राज्य के नागरिकों को अपने नियंत्रण कर सकता है। इसलिए लोकतांत्रिक सरकार लोगों की स्वतंत्रता के लिए एक जरूरी माध्यम बनी गई है। लेकिन स्वतंत्रता एक प्रतिबंध सामाजिक असमानता के कारण भी हो सकता है, जैसे कि जाति व्यवस्था में होता है, और समाज में अत्यधिक आर्थिक असमानता के कारण भी हो सकता है, पर अंकुश लग सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस का कथन ऐसे ही प्रतिबंधों को दूर करने की ज़रूरत की ओर ध्यान दिलाता है। पहला प्रतिबंध, हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है। हम ऐसी दुनिया में नहीं रह सकते जिसमें कोई प्रतिबंध ही ना हो। हमें कुछ प्रतिबंधों की तो ज़रूरत है, अन्यथा समाज अव्यवस्था की गर्त में पहुंच जाएगा। लोगों के बीच मंतांतर हो सकते हैं, उनकी महत्वाकांक्षाओं में टकराव हो सकता है, वे सीमित संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा हो सकते हैं, समाज में असहमति उभरने के अनेक कारण हो सकते हैं, और कुछ तो खुले संघर्ष के रूप में भी व्यक्त हो सकते हैं। हम चारों ओर छोटे बड़े कारणों पर लड़ने के लिए तैयार लोगों को देखते हैं। सड़क पर गाड़ी चलाते समय क्रोध, पार्किंग में जगह के लिए झगड़ा, जमीन या मकान के लिए लड़ाई, किसी खास फिल्म को दिखाई जाने पर असहमति जैसे अनेक मुद्दे संघर्ष, हिंसा और कई बार जनहानि तक ले जाते हैं। इसलिए हर समाज को हिंसा पर नियंत्रण और विवाद के निपटारे के लिए कोई न कोई तरीका अपनाना जरूरी होता है। जब हम एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें और दूसरे पर अपने विचार थोपने का प्रयास न करें, तब तक हम आज़ादी के साथ और न्यूनतम प्रतिबंधों के साथ रहने में सक्षम रहेंगे। आदर्श रूप में एक मुक्त समाज में हमें अपने विचारों को बनाए रखने, जीने अपने तरीके विकसित करने और अपनी इच्छाओं का पालन करने का सामर्थ्य होना चाहिए। लेकिन ऐसे समाज के निर्माण के लिए कुछ प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है। कम से कम यह जरूरी होती है कि हम विचार, विश्वास और मत के अंतरों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। कभी कभी हमें लग सकता है कि हमारी प्रबल अवस्था के लिए ज़रूरी है कि हम उन सब का विरोध करें जो हमारे विचारों को खारिज करते हैं या उनसे अलग राय रखते हैं। हमें कुछ विचार या जीवन शैली अस्वीकार्य या अवांछित लग सकते हैं। ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे कानून और राजनीतिक प्रतिबंध होने चाहिए जिनमें यह सुनिश्चित हो सके कि एक समूह के विचारों को दूसरे पर आरोपित किए बिना आपसी अंतरों पर चर्चा और वाद विवाद हो सके। बदतर स्थिति में हमें किसी के विचारों से एक रूप हो जाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में हमें अपनी स्वतंत्रता को बचाने के लिए कानून के संरक्षण की ओर और भी ज़्यादा ज़रूरी होती है। हालांकि महत्वपूर्ण सवाल यह पहचानना है कि स्वतंत्रता पर कौन सा प्रतिबंध आवश्यक है, औचित्यपूर्ण, और कौन सा नहीं। कौन सी सत्ता औचित्यपूर्ण यह कह सकती है कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं, और क्या हमारे जीवन के लिए क्षेत्र और कार्य ऐसे हैं जिन्हें हम सभी बाहरी प्रतिबंधों से मुक्त छोड़
दिया जाना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के कुछ विचार हैं स्वतंत्रता पर। यदि हम विचारों में क्रांति लाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने एक ऐसा आदर्श होना चाहिए जो हमारे पूरे जीवन को एक उमंग से भर दे। यह आदर्श स्वतंत्रता का है, लेकिन स्वतंत्रता एक ऐसा शब्द है जिसके बहुत सारे अर्थ हैं। हमारे देश में भी स्वतंत्रता की अवधारणा विकास की एक प्रक्रिया में से गुजर रही है। स्वतंत्रता में से मेरा आशय ऐसी स्वर्गीय स्वतंत्रता है जो व्यक्ति और समाज को हो, अमीर और गरीब को हो, स्त्री और पुरुषों की हो तथा सभी लोगों और सभी वर्गों की हो। इस स्वतंत्रता का मतलब न केवल राजनीतिक गुलामी से मुक्त होना बल्कि संपत्ति का समान बंटवारा, जातिगत अवरोधों और सामाजिक असमानताओं का अंत तथा सांप्रदायिकता और धार्मिक अशुद्धताओं का सर्वनाश भी होगा। यह आदर्श व्यवहार कुशल पुरुष स्त्री पुरुष को स्वप्न सारिक लग सकता है, लेकिन केवल यही आदर्श आत्मा की भूख मिटा सकता है। 19 अक्टूबर 1929 को लाहौर में छात्र सम्मेलन में दिया गया अध्यक्षीय भाषण। उदारवाद। जब हम कहते हैं कि उनके माता पिता बड़े उदार हैं, तब हम अक्सर यह कहना चाहते हैं कि बड़े सहनशील हैं। एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में उदारवाद को सहनशीलता के मूल्य के साथ जोड़ कर देखा जाता है। उदारवादी चाहे किसी व्यक्ति से असहमत हो तब तक वे उनके विचारों और विश्वास रखने और व्यक्त करने का अधिकार का पक्ष लेते हैं। लेकिन उदारवाद इतना भर नहीं है और ना ही उदारवाद एकमात्र आधुनिक विचारधारा है जो अहिष्णुता का समर्थन करती है। आधुनिक उदारवाद की विशेषता यह है कि उनमें केंद्र बिंदु व्यक्ति है। उदारवाद के लिए परिवार, समाज और समुदाय जैसी इकाइयों का अपने आप को कोई महत्व नहीं है। इसके लिए इन इकाइयों का महत्व तभी है जब व्यक्ति उन्हें महत्व दे। उदाहरण के लिए उदारवादी कहेंगे कि किसी से विवाह करने का निर्णय व्यक्ति को लेना चाहिए, परिवार, जाति और समुदाय को नहीं। उदारवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समानता जैसे अन्य मूल्यों से अधिक वरीयता देते हैं। वे आमतौर पर राजनीतिक सत्ता को भी संदेह की नज़र से देखते हैं। ऐतिहासिक रूप से उदारवाद ने मुक्त बाजार और राज्य के न्यूनतम भूमिका का पक्ष लिया। हालांकि अब वे कल्याणकारी राज्य की भूमिका को स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि सामाजिक और आर्थिक समानताओं को कम करने वाले उपाय जरूरत होते। हानि सिद्धांत। इस सवाल का संतोषजनक जवाब देने के लिए हमें प्रतिबंध, सीमा आरोपित करने की सक्षमता और उनके परिणामों से जुड़े मुद्दे को देखना होगा। हमें एक और मुद्दे पर ध्यान देना होगा जिसे जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने निबंध ऑन लिबर्टी में बहुत प्रभावपूर्ण तरीके से उठाया। राजनीति संबंध के विमर्श में इसे हानि सिद्धांत कहा जाता है। आइए मिल के कथन को उसी के शब्दों में पढ़ें और समझने का प्रयास करें। कथन हमारा कहता है, सिद्धांत यह है कि किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का एकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा है। सभ्य समाज के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग एकमात्र उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना हो सकता है। सभ्य का क्या मतलब होता है? सभ्य समाज में उसका क्या मतलब है? जिस समाज में कानून का राज नहीं होता है वहाँ स्वतंत्रता में हस्तक्षेप किस प्रकार होता है? मिल ने यहाँ एक महत्वपूर्ण विभेद को सामने रखा। मिल ने स्वसंबंध और परसंबंध कार्यों में अंतर बताया। स्वसंबंध वे कार्य हैं जिनके प्रभाव केवल इन कार्यों को करने वाले व्यक्ति पर पड़ता है, जबकि
बंद कार्यों जो कर्ता के अलावा बाकी लोगों पर भी प्रभाव डालते हैं। मिल का तर्क है कि बंद कार्य और निर्णयों के मामले में राज्य किसी बाहरी सत्ता को कोई हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं। आसान शब्दों में कहें तो स्वंबद्ध कार्य वे हैं जिनके बारे में कहा जा सके कि ये मेरा काम है, मैं इसे वैसे करूँगा जैसा मेरा मन होगा। अगर ये आपके ऊपर असर नहीं डालते तो इससे आपको क्या मतलब है। इसके विपरीत ऐसे कार्यों में जो दूसरे पर असर डालते हैं या जिनसे बाकी लोगों को कुछ हानि हो सकती है, बाहरी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में परस्पर कार्य वे हैं जिनके बारे में कहा जा सके कि अगर तुम्हारी गतिविधियों में कुछ से मुझे कुछ नुकसान होता है तो किसी न किसी बाहरी सत्ता को चाहिए कि मुझे इन नुकसानों से बचाए। स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में राज्य किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य करने से रोक सकता है जो किसी अन्य को नुकसान पहुंचाता है। चूँकि स्वतंत्रता मानव समाज के केंद्र में और गरिमापूर्वक मानव जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर प्रतिबंध बहुत ही खास स्थिति में लगाया जा सकते हैं। प्रतिबंध लगाने के लिए जरूरी है कि किसी को हानि होने वाली गंभीर हो। छोटी मोटी हानि के लिए मिल कानून की ताकत की जगह केवल सामाजिक रूप से अमान्य करने के सुझाव देता है। उदाहरण के लिए किसी बहुमंजिले भवन में ऊंची आवाज़ से संगीत बजाने पर इमारत के अन्य रहवासियों द्वारा सामाजिक असहमति जताना काफ़ी होना चाहिए। इससे पुलिस को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति औरों को होने वाले नुकसान की परवाह न करते हुए ऊंची आवाज़ में संगीत सुनाता है, चाहे तो बाकी लोगों उसका अभिवादन करना बंद कर सकते हैं। ऊंची आवाज़ में संगीत सुनाना बाकी लोगों को बातचीत करने, सोने और अपना संगीत सुनने में रोकता है। ये छोटे छोटे नुकसान हैं और इसके लिए केवल सामाजिक असहमति दर्शाना काफ़ी होगा। यह कानून दंड के लिए उपयुक्त मामला नहीं है। किन्हीं कार्यों परस्पर पर कानूनी सख्ती से प्रतिबंध केवल तभी लगाना चाहिए जब वे निश्चित व्यक्तियों को गंभीर नुकसान पहुंचाए, अन्यथा समाज को स्वतंत्रता की रक्षा के लिए थोड़ी असुविधा रहनी चाहिए। लोगों को विविध जीवन शैली, विभिन्न दृष्टिकोण और अलग अलग हितों को सहन करने के लिए तब तक तैयार रहना चाहिए जब तक कि वे दूसरों को नुकसान न पहुंचाने लगे। लेकिन ऐसी सहनशीलता का विस्तार उन विचारों का कार्य तक रहने की ज़रूरत नहीं जो लोगों को खतरे में डाले या उनके प्रति नफरत का जहर फैलाए। घृणा का प्रचार, गंभीर क्षति पहुंचाने वाले कार्यों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिबंध इतने कड़े ना हो कि स्वतंत्रता को ही नष्ट कर दिया जाए। उदाहरण के लिए, जिसने किसी के प्रति नफरत फैलाई, हम उनके लिए आजीवन कैद की मांग नहीं कर सकते। अगर वह राज्य द्वारा मिथ्याता प्रचार से दूर रहने की चेतावनी के बाद भी न माने तो उसके आवागमन पर कुछ रोक लगाई जा सकती है या कोई सभा आयोजित करने के लिए उसके अधिकार की कटौती की जा सकती है। भारत में संवैधानिक चर्चाओं में ऐसी नियोजित सीमाओं के लिए औचित्यपूर्ण प्रतिबंध पद का इस्तेमाल किया गया है। कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि वे समुचित हो और उन्हें तर्क की कसौटी पर कसा जा सके। ऐसे प्रतिबंधों में न तो अतिरेक हो और न ही असंतुलन, क्योंकि तब यह समाज में स्वतंत्रता की सामान्य दशा पर असर डालेगा। हमें प्रतिबंध लगाने की आदत तो विकसित नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ऐसी आदत तो स्वतंत्रता को खतरे में डाल देगी। सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता। इस अध्ययन में हम पहले हमने स्वतंत्रता के 2 आयामों की चर्चा की थी।
हम हमारी बाहरी प्रतिबंधों के अभाव के रूप में स्वतंत्रता, स्वयं को अभिव्यक्त करने के अवसरों को विस्तार के रूप में स्वतंत्रता। राजनीतिक सिद्धांतों में उसके नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता उन क्षेत्रों को पहचानने और बचाने का प्रयास करती है जिनमें व्यक्ति अनुलंघनीय हो, जिनमें वह हो जाना होना जो होना बहना बनाना या करना चाहे हो सके, बन सके और कर सके। यह ऐसा क्षेत्र होगा जिनमें किसी बाहरी सत्ता का हस्तक्षेप नहीं होगा। यह छोटा सा पवित्र क्षेत्र है जिसमें व्यक्ति कुछ भी करे लेकिन उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाता। अहस्तक्षेप के इस छोटे से क्षेत्र का होना इस बात का स्वीकृत है कि मानव प्रकृति और मानव गरिमा को एक ऐसे क्षेत्र की आवश्यकता पड़ता है जिसमें व्यक्ति दूसरे से अबाधित रूप से व्यवहार कर सके। यह क्षेत्र कितना बड़ा होना चाहिए और इसमें क्या क्या शामिल होने चाहिए, ये वाद विवाद के विषय है और बने रहेंगे, क्योंकि अहस्तक्षेप क्षेत्र जितना बड़ा होगा स्वतंत्रता उतनी अधिक होगी। हमें जो मनाने की ज़रूरत है वह यह है कि नकारात्मक स्वतंत्रता की परंपरा व्यक्ति के लिए एक ऐसे दायरे की बात कहती है जो अनुलंघनीय हो, जिनमें व्यक्ति स्वयं को व्यक्त कर सके। अगर वह क्षेत्र बहुत छोटा है तो मानव गरिमा की कटौती होती है। मिसाल के तौर पर ऐसे दायरे को चिन्हित करने के लिए यह सवाल पूछा जा सकता है, विद्यालय, खेल का मैदान और कार्यालय जैसी विभिन्न स्थितियों में पहनावे का चयन क्या ऐसा मामला है जो अहस्तक्षेप के लघुत्तम क्षेत्र में आता है, और क्या इसलिए यह ऐसा चयन है जिसमें कोई बाहरी सत्ता दखल नहीं दे सकता। यह ऐसा मामला है जिसमें राज्य, धार्मिक सत्ता, आईसीसी, सीबीएसई जैसी कोई भी संस्था हस्तक्षेप कर सकती है। नकारात्मक स्वतंत्रता का तर्क होता है कि वह कौन सा क्षेत्र है जिसमें स्वामी मैं हूँ। नकारात्मक स्वतंत्रता का तर्क यह स्पष्ट करता है कि व्यक्ति क्या करने से मुक्त होता है, जिससे उलट सकारात्मक स्वतंत्रता के तत्व में कुछ करने स्वतंत्रता के विचार की व्याख्या से जुड़े हैं। ये तर्क इस सवाल के जवाब में आते हैं कि मुझ पर शासन कौन करता है। इस प्रश्न का आदर्श उत्तर होगा कि मैं स्वयं पर शासन करता हूँ। सकारात्मक स्वतंत्रता के विमर्श की एक लंबी परंपरा है जिसमें रूसो, हेगेल, मार्क्स, गांधी, अरविंद और विचारकों से प्रेरणा लेने वालों में देखा जा सकता है। इस परंपरा का सरोकार व्यक्ति और समाज के संबंधों की प्रकृति और स्थिति में से है। यह परंपरा इन संबंधों को इस तरह सुधारना चाहती है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में कम से कम अवरोध रहे। व्यक्ति एक पुष्प की तरह है। जब मिट्टी उपजाऊ हो, सूरज की रोशनी हो, पर्याप्त पानी हो और नियमित देखभाल हो, तब वह खिल पाता है। व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का विकास करने के लिए भौतिक, राजनीतिक, सामाजिक और जगत में समर्थकारी सकारात्मक स्थितियों का लाभ मिलना ही चाहिए। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति गरीबी अथवा बेरोजगारी के कारण अवरुद्ध न हो और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त भौतिक साधन होने चाहिए। इसके पास निर्णय निर्माण की प्रक्रिया से भाग लेने के अवसर होने चाहिए, जिससे कि बनने वाले कानून उसकी इच्छा की झलक हो या कम से कम उसकी प्राथमिकताओं पर ध्यान में लिया जाए। सबसे पहले तो अपने बुद्धि विवेक के विकास के लिए शिक्षा और अच्छा जीवन जीने के लिए जरूरी अन्य अवसरों पर व्यक्ति की पहुंच होनी चाहिए। सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधरों का मानना है कि व्यक्ति केवल समाज में ही स्वतंत्र हो सकता है, समाज से बाहर नहीं। इसलिए वह इस समाज को ऐसा बनाने का प्रयास करते हैं जो व्यक्ति के विकास का रास्ता साफ करे। दूसरी ओर नकारात्मक स्वतंत्रता का सरोकार अहस्तक्षेप के अनुलंघनीय क्षेत्र से है। इस क्षेत्र के बाहर
समाज की स्थितियों से नहीं, नकारात्मकता, स्वतंत्रता, हस्तक्षेप के इस छोटे से क्षेत्र का अधिक से अधिक विस्तार करना चाहेगी। हालांकि ऐसा करने से वह समाज के अस्तित्व को ध्यान में रखेगी। आमतौर पर दोनों तरफ से स्वतंत्रताएं साथ साथ चलती हैं और एक दूसरे का समर्थन करती हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि निरंकुश शासक सकारात्मक स्वतंत्रता के तर्कों का सहारा लेकर अपने शासन को न्यायोचित सिद्ध करने की कोशिश करे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वह मुद्दा हस्तक्षेप के लघुत्तम क्षेत्र से जुड़ा हुआ माना जाता है। AJS मिल ने सबल तर्क रखे हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिबंधित नहीं होनी चाहिए। यह चर्चा के लिए एक अच्छा प्रसंग है। बहुत बार किसी पुस्तक, नाटक, फिल्म या किसी शोध पत्रिका का लेख पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठती है। किसी पुस्तक पर प्रतिबंध लगाने की मांग को इस चर्चा के आलोक में देखा जाए, अभी तक हमने स्वतंत्रता को विकल्प निर्धारण के रूप में देखा, जहां सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के बीच फर्क किया गया, जहां हमने स्वतंत्रता पर न्योचित सीमाएं लगाने की ज़रूरत को स्वीकार किया, लेकिन साथ ही यह भी माना कि इन सीमाओं को उचित प्रक्रिया और महत्वपूर्ण नैतिक तर्कों के समर्थन की ज़रूरत है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक बुनियादी मूल्य है जो लोग अपने सीमित करना चाहते हैं, जिनमें बचने के लिए समाज को कुछ असुविधाओं को सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। बल्तेय का कथन याद करें, तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं मरते दम तक तुम्हारे कहने के अधिकार का बचाव करूँगा। हम इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से कितनी गहराई से प्रतिबद्ध है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19वीं शताब्दी के ब्रिटेन के एक राजनीतिक विचार जॉन स्टुअर्ट मिल ने अभिव्यक्ति तथा विचार और वाद विवाद की स्वतंत्रता का बहुत ही भावपूर्वक प्रस्तुत किया। अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में उसने 4 कारण पेश किए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उन्हें भी होनी चाहिए जिसके विचार आज की स्थितियों में गलत या भ्रामक लग रहे हों। पहला कारण यह कि कोई भी विचार पूरी तरह से गलत नहीं होता। जो हमें गलत लगता है, हमें सच्चाई का तत्व होता है, उसमें सच्चाई का तत्व होता है। अगर हम गलत विचार को प्रतिबंधित कर देते हैं तो हमें छिपे हुए सच्चाई के अंश को भी खो देते हैं। दूसरा कारण पहले कारण से जुड़ा है। सत्य स्वयं से उत्पन्न नहीं होता, सत्य विरोधी विचारों के टकराव से पैदा होता है। जो विचार आज गलत प्रतीत होता है वह सही तरह के विचारों के उदय में बहुमूल्य हो सकता है। तीसरा, विचारों का यह संघर्ष केवल अतीत से ही मूल्यवान नहीं था, बल्कि हर समय इसका सतत महत्व है। सत्य के बारे में यह खतरा हमेशा होता है कि वह एक विचारहीन और रूढ़ उक्ति में बदल जाए। जब हम इसे विरोधी विचार के सामने रखते हैं तब इसी विचार का विश्वसनीय होना सिद्ध होता है। अंतिम बात यह है कि इस बात को लेकर भी निश्चित नहीं हो सकते कि जिससे हम सत्य समझते हैं वह सत्य है। कई बार जिन विचारों को किसी समय पूरे समाज को गलत समझा और दबाया था, बाद में वह सत्य पाया गया। कुछ समाज ऐसे विचारों का दमन करते हैं जो आज उनके लिए स्वीकार्य नहीं है, लेकिन वे विचार अपने आने वाले समाज में बहुमूल्यवान ज्ञान में बदल सकते हैं। दमनकारी समाज ऐसे संभावनाशील ज्ञान के लाभों में वंचित रह जाते हैं। कुछ वर्ष पहले एक फिल्म निर्माता दीपा मेहता काशी में विधवाओं पर एक फिल्म बनाना चाहती थी। यह फिल्म विधवाओं की व्यथा को खोजना चाहती थी, लेकिन राजनीति के एक हिस्से द्वारा उनका जबरदस्त विरोध हुआ। विरोधियों को लगता था कि इनमें भारत को बहुत बुरे तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा। उन्हें यह भी लगता था कि यह फिल्म विदेशी दर्शकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाई जा रही है और इससे प्राचीन नगर की बदनामी होगी। इन्होंने इस फिल्म को नहीं बनने दिया और परिणाम स्वरूप फिल्म काशी में नहीं बनाई जा सकी। बाद में यह फिल्म कहीं और बनाई गई। इसी तरह से ओबरे मेनन की रामायण
रीटोल्ड और सलमान रुश्दी की द सैटानिक वर्सेस समाज के कुछ हिस्सों में विरोध के बाद प्रतिबंधित कर दिए गई। द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट नामक फिल्म और मीत नाथुराम बोलते नाम का नाटक भी अन्य समूहों द्वारा विरोध के बाद प्रतिबंधित कर दिया गया। इस तरह के प्रतिबंध आसान लेकिन अल्पकालीन समाधान है क्योंकि यह तत्कालीन मांग को पूरा कर देते हैं, लेकिन समाज में स्वतंत्रता की दूरगामी संभावनाओं की दृष्टि से यह बहुत खतरनाक है, क्योंकि जब हम एक बार प्रतिबंध लगाने लगते हैं तब प्रतिबंध लगाने की आदत विकसित हो जाती है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि प्रतिबंध कभी लगाया ही नहीं जाना चाहिए? आखिरकार हम फिल्मों की सेंसरशिप भी तो करते हैं। सेंसरशिप प्रतिबंध से अलग है। जिस सवालों पर अक्सर वाद विवाद होता है ये वे हैं कि किस स्थिति में प्रतिबंध लगाना चाहिए और किस से नहीं। क्या प्रतिबंध कभी नहीं लगाना जाना चाहिए? इसी से जुड़ी दिलचस्प बात है कि इंग्लैंड में जो राज परिवार के लिए काम करता है वह राजमहल की आंतरिक बातों के बारे में न लिखने के लिए एक समझौते से बंधा होता है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति राजमहल की नौकरी छोड़ने के बाद महल की राजनीति के बारे में कोई साक्षात्कार देना चाहता, लेख या पुस्तक लिखना चाहे तो वह ऐसा नहीं कर सकता। क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अन्यायपूर्वक प्रतिबंध है? अलग अलग तरह की सीमाएं वजूद में हैं और वे हम विभिन्न स्थितियों पर लागू होती हैं। इन प्रतिबंधों के विचारों में सोचते हैं समय हमें इस महसूस करने की ज़रूरत है कि जब वे प्रतिबंध किसी संगठित सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक सत्ता, राज्य की शक्ति के बल पर लगाए जाते हैं, तब ये हमारी स्वतंत्रता की कटौती इस प्रकार करते हैं कि उनके खिलाफ लड़ना मुश्किल हो जाता है। हालांकि यदि हमें स्वच्छतापूर्वक या अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पाने के लिए कुछ प्रतिबंधों को स्वीकार करते हैं तो हमारी स्वतंत्रता उस प्रकार से सीमित नहीं होती। अगर हमें किन्हीं स्थितियों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, तब हम नहीं कह सकते कि हमारी स्वतंत्रता की कटौती की जा रही है। हमने यह कहते हुए शुरुआत की थी कि स्वतंत्रता बाहरी प्रतिबंधों का अभाव है। अब हम यह महसूस कर चुके हैं कि स्वतंत्रता हमारे विकल्प चुनने की सामर्थ्य और क्षमताओं में छुपी होती है, और जब हम विकल्प चुनते हैं तो हमें अपने कार्यों और उनके परिणामों की जिम्मेदारी भी स्वीकार करनी होगी। इसलिए स्वतंत्रता के अधिकतर पक्षधर लोग मानते हैं कि बच्चों को माता पिता की देखभाल में रखा जाना चाहिए। सही निर्णय लेने, उपलब्ध विकल्पों को विवेकपूर्वक जांचने और अपने कार्यों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने की हमारी क्षमता का जितना विकास शिक्षा और निर्णय के निर्माण की परिष्कार से होता है, उतनी ही ज़रूरत आपको राज्य और समाज की सत्ता को सीमित करके पालने पोषने की होती है। तो थैंक यू फ्रेंड। अध्ययन दूसरा, स्वतंत्रता का परिचय आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा होगा। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं पॉलिटिक्स।